Hello everybody, so welcome to our channel Gatewala. So this video is important for all the aspirants जो यूपीएससी ईएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड उनमें से भी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस साल 2026 दैट इज 2026 का मेंस लिखने वाले। सबसे पहले आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन प्रीलिम्स। तो अब बेटा आप एग्जाम के नेक्स्ट पड़ाव के एकदम पास आ चुके हो। 21 जून को आपका मेंस का पेपर होने वाला है। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स दैट यू शुड फॉलो इन एग्जाम हॉल। तो रूल ऑफ द गेम बेटा आपको क्लियर होना चाहिए। आप एक ऐसे गेम में अगर आपने रूल में थोड़ा सा भी वायलेशन किया तो आपकी पूरी साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सो विद यू आई एम बादल सोनी, XIS BTech फ्रॉम IIT दिल्ली। सो आई एम द बेस्ट कैंडिडेट टू गाइड यू कि बेटा यूपीएससी ईएससी 2026 के मेंस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप लास्ट मोमेंट में 15-20 नंबर आराम से इंप्रूव कर लोगे। और 15-20 नंबर अगर आप इंप्रूव कर पाए बाय फॉलोइंग सम स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स तो बेटा रैंक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर आप 20-25 रैंक आगे निकल गए तो आपको अपना मन चाहा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो बेटा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यूपीएससी ईएससी 2026 का मेंस लिखने वाले। इनफैक्ट अगर आप कोई और एग्जाम का भी मेंस दैट इज अ कन्वेंशनल पेपर अटेम्प्ट करने वाले तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी अच्छा गाइड की तरह काम करेगा। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहली बात पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉजिस्टिक्स, टाइमिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू शुड कैरी एंड व्हाट यू शुड नॉट कैरी। नॉट कैरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर वो चीजें आप लेके गए एग्जाम हॉल में और पकड़े गए तो कंप्लीट बैन, इस साल नहीं बेटा 3-4 साल के लिए भी बैन लग सकता है, ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं आपको। तो बेटा ये ध्यान से देखो जरा जल्दी। सबसे पहली क्या है 30 मिनट गेट रूल। 30 मिनट गेट रूल क्या है? देखो ध्यान देना, अगर आपका एग्जाम मान लो सुबह वाला 2 सेशन में एग्जाम होना है, आपको पता है ना, पहला एग्जाम 9 से 12 होगा एंड सेकेंड विल स्टार्ट फ्रॉम 2:30 टू 5:30। आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाते हैं क्योंकि बेटा आधा घंटा वहां पर चेकिंग में भी लगता है। तो 30 मिनट्स पहले तो आपको किसी हालत में भी गेट के थ्रू एंट्री कर देना। लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, परेशानी में फंस जाओगे। पहले ही एग्जाम का टेम्परमेंट खराब हो जाएगा। फालतू वहां एग्जामिनर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर हमको अंदर ले लीजिए, हमारा साल खराब हो जाए ये वो, और वो अंदर ले भी लेगा तो समझो तुम्हारा एग्जाम का साइकोलॉजी कितना खराब हो गया। इसलिए आधे घंटे पहले तो आपको गेट के अंदर घुसना ही है किसी भी हालत में। मतलब अगर 9 बजे का पेपर है सुबह का तो 8:30 बजे घुस जाना है। दोपहर का पेपर अगर 2:30 बजे है तो 2 बजे घुस जाना है। तो आइडियल अराइवल विंडो मैंने उसी हिसाब से बताया आपको, दैट इज फॉर द आफ्टरनून इट विल बी 2 PM। हाँ, सो आइडियल अराइवल विंडो क्या है मेरे हिसाब से? तो आधे घंटे का भी वेट मत करो, 1 घंटे पहले ही वेन्यू पे पहुंच जाओ ताकि यू वुड बी वेरी रिलैक्स्ड। मतलब अगर 9 बजे फर्स्ट पेपर होना है तो 8 बजे आराम से वेन्यू पे पहुंच जाओ। क्लियर है? 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो आप। तो आधे घंटे का भी वेट मत करो, 1 घंटा बैठो वहां पे, चिल रिलैक्स करो। हर वक्त बफर लेके चलना, पता नहीं रास्ते में क्या घटना दुर्घटना हो जाए। आपके लिए तो वो दिन बहुत कीमती है। जैसे फ्लाइट आपकी एयरपोर्ट जाते हो ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले पहुंच जाते हो। पता है अगर फ्लाइट टाइम से तुम नहीं पहुंचे तो फ्लाइट किसी का वेट नहीं करेगी। ये उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो 1 घंटे पहले आराम से पहुंच जाओ। मतलब 9 बजे का पेपर है तो एग्जामिनेशन हॉल में वेन्यू पे आप 8 बजे पहुंच जाओ कि लास्ट मोमेंट मान लो किसी का एडमिट कार्ड गड़बड़ हो गया या आई कार्ड ले जाना भूल गए तो यू हैव द टाइम टू इम्प्रोवाइज।
और अगर 2:30 बजे का नेक्स्ट पेपर है तो 1:30 बजे पहुंच जाओ। इट्स आइडियल टाइम, ताकि आप आराम से अपना जो है डॉक्यूमेंट चेक वगैरह, OMR वेरिफिकेशन वगैरह सब करा लो। क्लियर है? बायोमेट्रिक चेक वगैरह जो होना है सब हो जाएगा उसी समय। प्री एग्जाम वेन्यू सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आप उस एरिया को जानते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप उस एरिया में पहली बार जाने वाले हो तो बेटा एग्जाम के 2-3 दिन पहले घूमते हुए उस एरिया को देखाओ, कैसे वहां तक पहुंचोगे वो देखाओ। आलस मत करना इस पे। मैंने भी ये किया था और आपको भी मैं बोल के जा रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम वाले दिन आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली वेन्यू कहां पे और कैसे पहुंचना है वहां पे। तो उसका पहले ही डेमो करके आ जाओ, पहले ही एग्जामिनेशन हॉल अच्छे से देखाओ। तुम जहां से कम्यूट करने वाले हो वहां से कैसे कम्यूट होगा वो सब क्लैरिटी होना चाहिए। क्लियर है? तो पहले से एग्जामिनेशन हॉल को देखना बहुत सही है। डॉक्यूमेंट्स टू कैरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ऑन अ क्लियर A4 पेपर, और इंश्योर करना उसमें सारे रोल नंबर वगैरह जो भी डिटेल है वो अच्छे से रीडेबल हो, ब्लरी पेपर ना हो, अच्छे से प्रॉपर प्रिंट आउट लेके जाना। और मेरे से बार बार बच्चे पूछते सर ब्लैक एंड व्हाइट लेगी कलर? बेटा कलर ही ले लो ना। ब्लैक एंड व्हाइट में हो सकता है आपकी फोटो साफ ना दिखे, तो कलर ही ले लो। सोचना ही नहीं अरे 10-15 रुपए ज्यादा लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। कलर प्रिंट आउट लेके जाना। क्लियर? ऑफिशियल फोटो आईडी कार्ड। अब फोन में ई आधार मत दिखाते रह जाना, प्रॉपर हार्ड कॉपी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। वैसे आधार कार्ड, पैन एंड वोटर आईडी कार्ड इज गुड, और उसमें से मैं बोलता हूं आधार या वोटर आईडी कार्ड कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर है? बाकी ये तीनों में से कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, बट आधार एंड वोटर आईडी कार्ड आई वुड प्रेफर वो कैरी करना एज अ फोटो आईडी कार्ड। इमरजेंसी फोटोग्राफ रूल। अगर देखो तुमको पता है कि तुम्हारे एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो ब्लर है, या मान लो तुमने जब एडमिट कार्ड में फोटो दी उसमें बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, अब तुम क्लीन शेव कर लिया, अब तुम पहचानने में नहीं आ रहे हो, तो बेटा एग्जामिनर इस चीज का इश्यू बना सकता है। तो बेटा वहां उसका भी उपाय है, एक अंडरटेकिंग वहां पे आप साइन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए। तो ऐसा अगर किसी को डाउट लग रहा है कि उनका जो फोटो दिया हुआ है, जो फोटो है वो मिसमैच है, ई एडमिट कार्ड की फोटो ब्लरी है या मिसमैच हो रहा है और इश्यू बन सकता है, तो 2 लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ कैरी करना वहां पे, और अंडरटेकिंग वहीं पे मिल जाएगी आपको, उसको साइन वाइन करके दे देना। रेयरली होता है ऐसा, बट तभी होता है जब बहुत ज्यादा मिसमैच हो, तो देख लीजिएगा। होपफुली ज्यादा मिसमैच होगा नहीं, तो इसकी जरूरत वैसे तो नहीं है, बट आप जज कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अगर आपको मिसमैच लगे, अब उस जज कैसे करोगे? अपने आसपास वालों को दिखा लो, भाई ये सेम लग रहा है ना, बात सही है। उनको सेम लग रहा है तो एग्जामिनर को भी सेम लगेगा। परमिटेड सिविल इंजीनियरिंग टूल किट, इनफैक्ट किसी भी इंजीनियर के लिए वैलिड है, ओनली नॉट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, देखो 991 MS ये वाला मेरे पास कैलकुलेटर था भी, हाँ ये रहा 991 MS, ये आप यूज कर सकते हो। और एक ES मॉडल भी आता है, दोनों एकदम सेम है, बस डिस्प्ले का अंतर होता है। EX, X फॉर एक्सरे, वो नहीं अलाउड है बहुत जगह, तो EX वाला जो मॉडल है ना वो थोड़ा प्रोग्रामेबल होता है, तो उसको अवॉइड करें। 991 ES प्लस 991 ES 991 MS दे आर अलाउड, पर EX वाले को अवॉइड करें प्लीज, ठीक है। बाकी आप स्केल, स्लाइड रूल, कॉम्पास सब ले जा सकते हो, बट उसका यूज नहीं है। एग्जाम में केवल स्केल का यूज आएगा, प्रोटेक्टर वगैरह का भी कोई खास यूज नहीं है। देखो कॉम्पास से सर्कल बनाने गए ना तो बेटा फिर पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। बेसिकली मुझे तो केवल स्केल का यूज आया, वो भी मेरे को यूज नहीं आया, मेरे को सीधी लाइन खींचना आता था, वो भी मैं यूज नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी स्केल आप जरूर कैरी करना, बाकी और मेरे को नहीं लगता कोई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फ्री हैंड से आप ड्राइंग करते चले जाओ। राइटिंग बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सरकारी स्कूल में आपका एग्जाम होने वाला है, सरकारी स्कूल में एग्जाम होने वाला है, जो बेंचेस होंगी ना उसमें बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लिख नहीं पाओगे उसमें पेपर रख के। क्लियर ट्रांसपेरेंट बोर्ड अगर मेरे पास होता ना मैं दिखाता, हाँ ये इस टाइप का। देखो बेटा ये मेरा क्लियर ट्रांसपेरेंट बोर्ड, देखो 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 ये यहीं पे, ऐसा क्लियर ट्रांसपेरेंट बोर्ड आप कैरी करना। मेरा तो बहुत पुराना है, मेरा भी ये उसी समय का है जब मैं ESC मेंस लिखने गया था, ये मेरी यादें हैं। यही बोर्ड लेके मैं अपना ESC का एग्जाम देने गया था, आज तक मैंने संभाल के रख रखा है। ऐसा ट्रांसपेरेंट बोर्ड आप कैरी करें प्लीज। उससे क्या है, एक तो आपका पेपर अच्छे से रहेगा,
ऑर्डरली रहेगा, प्लस नीचे अगर बेंच में गड्ढे वड्ढे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के ऊपर आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, और एक बार कोई डेमो पेपर इस पे अटेम्प्ट करके भी देख लेना ताकि ईज बना रहे। पर राइटिंग बोर्ड जरूर कैरी करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भूल मत जाना। और ट्रांसपेरेंट वाला कैरी करना, बहुत जगह ओपेक बोर्ड, गत्ते वाले बोर्ड रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि, ठीक है। और ध्यान रखना, नो लेटर, नोट्स, एनीथिंग शुड बी इन योर पॉकेट। अगर तुम वॉलेट कैरी कर रहे हो, वॉलेट में किसी के विजिटिंग कार्ड वगैरह वो सब हटा के जाना बेटा। वॉलेट में कुछ एक कैश रख के रखो, वो भी उसमें कुछ स्क्रिबल नहीं होना चाहिए उस कैश के ऊपर। मेरी बात मानो तो वॉलेट ही मत कैरी करना, उसमें थोड़ा बहुत कैश कैरी करना, स्क्रिबलिंग नहीं होना चाहिए। कोई लेटर वगैरह, कोई नोट्स पॉकेट में, लास्ट मोमेंट रिवीजन का पेपर, ये सब निकाल के जाना। अगर एग्जाम में पकड़े गए, कंप्लीट बैन, कोई तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा। भूल चूक से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने खुद देखा है ऐसा होते हुए, और बच्चा रोता रहा बट एग्जामिनर नहीं सुनेगा। तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे फिर इस चीज को। तो पॉकेट में कुछ फालतू के पेपर नहीं निकलने चाहिए आपके, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। प्रोहिबिटेड इक्विपमेंट्स, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड। एक्सटर्नल कोड्स एंड टेबल्स, देखो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे आईएस कोड है ना, IS 456, IS 800, देन हमारे अर्थक्वेक का कोड है, लोडिंग का कोड IS 875, ये सब नहीं कैरी करना है। अगर कोड का कोई रिकमेंडेशन चाहिए होगा तो पेपर में गिवन होगा। एक्सटर्नल कोई भी कोड्स और टेबल्स आपको एग्जाम में अलाउ नहीं करते, तो प्लीज उनको कैरी मत करिएगा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आजकल देखो सब लोग स्मार्ट वॉच तो पहनते हैं, कोई हेल्थ बैंड पहनता है, कोई अंगूठी पहनने लग गया आजकल। ये सब प्लीज घर पे उतार के जाएगा। नॉर्मल जेम्स वाली अंगूठी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो स्मार्ट अंगूठियां है ना, वो सब उतार देना। स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ वगैरह हो सकता है, उतार के जाना। नॉर्मल एनालॉग वॉच अलाउड है, और मैं तो बोलूं एनालॉग वॉच जरूर पहन के जाना। आपको एग्जाम वाले टाइम में टाइमिंग का अंदाज, और डिजिटल वाली वॉच पहनोगे तो और बढ़िया रहेगा, गड़बड़ नहीं हो। यू शुड ऑलवेज क्लॉक योर टाइमिंग। तो वॉच पहनना, बट स्मार्ट वॉच मत लेके चले जाना, बैन है, वो अलाउ ही नहीं करेंगे। क्लियर, स्ट्रिक्टली बैन। पेन ड्राइव, हेडसेट, ये सब कुछ भी नहीं अलाउ करेंगे आपको एग्जाम वाले दिन। क्लियर है। इवन आप स्विच ऑफ मोड में भी अगर वॉच लेके बैठे हो, बैन हो जाओगे। नॉट अलाउड मतलब नॉट अलाउड। चीटिंग का अगर थोड़ा सा भी अनुमान लगाना, एग्जामिनर को, एग्जामिनर के पास प्रॉपर जो सुपरवाइजर है वहां पे, उसके पास प्रॉपर राइट्स हैं कि वो आपको बैन कर सकता है, और आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे फिर, मैं बता रहा हूं आपको। इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, अब एक बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए तो अब क्या राइटिंग रूल्स होंगे। देखो, एक तो आपके पास QCAB पेपर है, दैट इज क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, वही क्वेश्चन है और उसी में आंसर लिखना है। उसमें स्पेस कंस्ट्रेंट है। ऑलरेडी आप लोग बहुत सारे मॉक पेपर दे चुके हो तो आपको ये चीज पता है, बट फिर भी बेटा मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं, कहीं आप कोई मिस्टेक कर रहे होगे तो अभी सुधार लो उसको। स्पेस कंस्ट्रेंट, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको वहां नहीं मिलने वाली। अगर आपने अपना आंसर गिवन स्पेस में कंप्लीट नहीं किया, डन, उपाय नहीं है। और किसी और स्पेस में आंसर लिख दिया और वहां एग्जामिनर को बोल दिया कि वहां जाके चेक कर लेना, एग्जामिनर नहीं चेक करेगा। जितनी स्पेस दी गई है आपको, उतनी ही स्पेस में आपको आंसर पूरा करना है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो पहले रफ में स्टेप्स लिख लो, रफ में कैलकुलेशन करके कर लो। क्लियर है। वैसे इतना समय मिलेगा नहीं आपको, तो पहले तो बेटा शॉर्ट आंसर्स को ही अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। और स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा भी नहीं लिखना, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना, लेजिबल हैंडराइटिंग होना चाहिए और आपका आंसर पूरा का पूरा फिट हो जाना चाहिए। Golden rule, you will not receive any extra supplementary sheet. If you make a massive mistake, you cannot write elsewhere. Do rough calculation only on the designated pages at the back. तो जो भी रफ कैलकुलेशन है वो डेजिग्नेटेड पेजेस एट द बैक पे ही आप कर लोगे। आंसर राइटिंग, पेन वर्सेस पेंसिल। देखो मेरे एडवाइस लो, दो ही टाइप के पेन लेके जाने हैं आपको, ब्लू एंड ब्लैक, दैट्स इट। बाकी कोई और कलर ले जाने की जरूरत नहीं है। ओनली 2 पेन्स आर रिक्वायर्ड, ब्लैक एंड ब्लू। पेंसिल का केवल आप यूज ड्राइंग के लिए कर सकते हो एंड नथिंग एल्स।
बाकी रंग बिरंगे सतरंगे पेन ले जाने की जरूरत नहीं है, अलाउड भी नहीं है और लेके भी नहीं जाना है, केवल ब्लैक एंड ब्लू। और देखो एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही आपको पेपर मिलता है सबसे पहले आप क्या करोगे, उस बुकलेट पे अपना रोल नंबर, अपना नाम ब्लैक पेन से लिखोगे। मैंने ऐसे कितने केसेस देख लिए कि बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम देके आया बट एक ब्लंडर कर गया। क्या? उसने अपना रोल नंबर गलत लिख दिया। प्लीज आप ऐसा ब्लंडर मत करिएगा। रोल नंबर 2 बार चेक करके लिखिएगा शांति से, उसके बाद कोई काम करिएगा, ठीक है? उसमें कोई गड़बड़ी मत करिएगा, वापस आपको आंसर बुकलेट भी नहीं देंगे अगर आपने गड़बड़ी कर दी। पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। रोल नंबर, नाम पहले ब्लैक पेन से अच्छे से लिख के खत्म करना। बॉल पेन यूज करोगे तो बहुत बढ़िया, जेल पेन भी अलाउड है, पायलट वगैरह नहीं यूज करोगे तो बढ़िया। देखो गर्मी का समय, पसीने बहुत आते हैं, इंक फैल जाती है, जेल पेन की भी इंक फैल जाती है, बॉल पेन की इंक नहीं फैलती है। तो मेरा एडवाइस मानो तो बॉल पेन यूज करो। मेरा मनपसंद पेन था बटरफ्लो, मैं बटरफ्लो बहुत लाइक करता था। रेनॉल्ड्स का जो बटरफ्लो आता है मेरा वो फेवरेट पेन था। आपका भी कोई फेवरेट पेन होगा वो यूज करो। बॉल पेन वुड बी बेटर, एक तो उसकी निब विब नहीं टूटती है, रफ एंड टफ पेन है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा ब्लू पेन, एक्स्ट्रा ब्लैक पेन कैरी जरूर करना, ताकि एग्जाम वाले दिन अगर पेन नहीं चले तो लफड़ा हो जाएगा ना, ठीक है? और सब पेन चला चला के अच्छे से देख लेना पहले, है ना, ठीक है? पेंसिल आप HB और 2B पेंसिल यूज कर सकते हो फॉर ड्राइंग ओनली। हाँ, वो भी मैं तो अवॉइड करता था, मैं ड्राइंग भी पेन से ही करके आता था। पर जब आपको पता है कि ड्राइंग सही निकलनी है तो जिसको ड्राइंग में समस्या होती है वो पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हैं, पेंसिल से, बट आंसर मत लिखना, नॉट अलाउड है, ठीक है? नेक्स्ट, गाइडलाइंस राइटिंग वर्सेस ड्राइंग। प्राइमरी आंसर कैलकुलेशंस ब्लू और ब्लैक पेन में, प्रोहिबिटेड इज पेंसिल, रेड, ग्रीन और अतरंगी पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर स्केचेस आप पेन से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, ठीक है? मल्टी कलर्ड स्केचेस पेन आर नॉट अलाउड, स्केच पेन वगैरह यूज नहीं करना है वहां पे, क्लियर? केवल पेन पेंसिल से ही आपको जो डायग्राम्स बनाने, क्योंकि देखो सिविल में तो डिजाइन ड्राइंग्स होते हैं, मैकेनिकल में भी होते हैं, तो ड्राइंग्स आप जो है पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो, बस ब्लैक और ब्लू पेन, और कुछ कैरी नहीं करना एग्जाम में। QCAB कवर पेज बुकलेट्स, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, जो कवर पेज में जहां रोल नंबर वगैरह लिखोगे वो ब्लैक पेन से ही लिखना है बस, ठीक है? रफ मैथमेटिकल वर्क आप किसी भी पेंसिल से लिख सकते हो, पेंसिल से लिखो तो और बढ़िया। और जो रफ वर्क जहां पर करने की जगह है केवल प्लीज वहीं करिएगा रफ वर्क, ठीक है? बाकी जो आप आंसर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पर भी थोड़ा बहुत रफ वर्क कर सकते हो, बट याद रखना अगर ऐसी कोई गड़बड़ कर रहे हो उस पेपर को क्रॉस करके आना मत भूलना, नहीं तो फिर वो अटेम्प्ट में गिन लिया जाता है। तो पहले तो कोशिश करना जो डेजिग्नेटेड रफ शीट्स हैं एग्जाम के बुकलेट के पीछे बस वहीं रफ वर्क करो, ठीक है? रूल्स टू अवॉइड पेनल्टी मार्क्स, आइडेंटिटी डिस्क्लोजर। आंसर चलते चलते अपना फोन नंबर, नाम नूम छोड़ के आ गए कि एग्जामिनर आपको फोन करेगा और आप उसको बोलोगे सर मेरे को पास करा दो, हम इतने रुपए देंगे। ऐसा कुछ मत करके आना, पेनल्टी है, बैन भी लग सकता है, डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। नेम, सिग्नेचर, रिलीजियस सिंबल आंसर्स के बीच में नहीं लिखना है। हाँ, हिंदू मुस्लिम वहां नहीं चलेगा कुछ भी, नेताओं के बीच में चलता है। आप सोचोगे अरे कोई हिंदू मेरा पेपर चेक कर रहा हो, कोई मुस्लिम मेरा पेपर चेक कर रहा होगा, बता दूं मैं हिंदू हूं तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा पेनल्टी और लग जाएगी। नेवर राइट योर रोल नंबर, नेम, सिग्नेचर और रिलीजियस सिंबल इनसाइड द आंसर बुकलेट। बस जो डेजिग्नेटेड प्लेस था जहां पर आपको नाम, रोल नंबर लिखना था बस वहीं लिखना था, क्योंकि जब एग्जामिनर के पास कॉपी पहुंचती है ना चेक होने के लिए, उसको नहीं पता होता वो किसकी कॉपी चेक कर रहा है। मार्जिन वायलेशन नहीं कर रहा है, जितनी मार्जिन है उसी में काम करना। मार्जिन के बाहर अगर आपने आंसर को अटेम्प्ट कर दिया, एग्जामिनर के पास पूरी राइट है कि वो आंसर को उड़ा सकता है, क्योंकि वो रफ वर्क का मार्जिन था, उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। पर्सनल अपील नहीं करना है, अपनी दुख भरी दास्तान लिख के जो है एग्जामिनर से रिक्वेस्ट नहीं करना है कि आपके नंबर बढ़ा दिए जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, सिंपैथी नहीं मिलेगी, उल्टा नंबर और चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लीज हरकतें मत करिएगा अपने पेपर में। टॉप मिस्टेक्स जो मैंने देखा है होते हुए,
यूनिट की मिस्टेक देखो, अगर यूनिट बिना आंसर दे के आए तो 0 भी मिल सकता है। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आंसर के एंड में यूनिट्स चेक कर लीजिएगा प्लीज अच्छे से। पुअर स्पेस प्लानिंग नहीं की, हाफ आंसर ही लिख पाए, गड़बड़ हो जाएगा। स्पेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनकरेक्ट साइन कन्वेंशन इन एसएफडी बीएमडी, ये भी एक गड़बड़ कर लेते हो। जो नॉर्मल साइन कन्वेंशन है वही यूज करना, लाइक हॉगिंग नेगेटिव लेते हैं, सैगिंग पॉजिटिव लेते हैं, आप भी बेटा वही करना, कुछ अतरंगी काम करके मत आना प्लीज। इररिलेवेंट स्टेप्स एंड मार्जिन ओवरराइट, ये सब भी गड़बड़ है। इररिलेवेंट स्टेप्स लिख के आ रहे हो फालतू लंबे लंबे, मार्जिन में लिख लिए, मार्जिन के बाहर लिख लिए, ये सब गड़बड़ी होती है, उससे नंबर कटते चले जाएंगे। 3 आवर एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टू इंप्रोवाइज योर मार्क्स। पहले 15 मिनट पेपर पढ़ लो अच्छे से, स्ट्रैटेजी बना लो। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी होता है, बाकी दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन लेना है, फिर एक क्वेश्चन और लेना है, तो 3 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में चूज करने हैं, जो दोनों सेक्शन से एक एक चूज कर सकते हो, उसके बाद एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अपनी व्यू रचना पहले से ही कर लो, 15 मिनट सोच लो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स। पहले क्वेश्चन 1 और 5 जो कंपलसरी है उससे स्टार्ट करो, अच्छे से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला इंप्रेशन उसी से पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। सुंदर से लिखना, समझ में आ रही बात? बी एज नीट एज पॉसिबल। लेजिबल हैंडराइटिंग नहीं होगी तो 5% नंबर जा सकते हैं, और एग्जामिनर को कुछ नहीं समझ में आया तो 0 भी कर सकता है। डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग मत चेप के आना वहां पे। फिर 15 से 90 मिनट क्वेश्चन 1 और 5 को दे देना, बाद के 90 से 165 मिनट जो बाकी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। लास्ट के 15 मिनट अपने हाथ में रखना हर वक्त, नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के 15 मिनट आप पहले इंप्रोवाइज कर लोगे, पूरी कॉपी को चेक कर लो, जो जो आपने आंसर अटेम्प्ट किए सब में यूनिट्स है कि नहीं, पूरा आंसर किया कि नहीं आपने अटेम्प्ट, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट के 15 मिनट देख लो कि तुमने 5 ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कहीं 6 क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट कराए। अगर ऐसा हुआ है तो जो तुमको लगता है सबसे कम मार्क्स है उसको डायगनली जो स्ट्राइक ऑफ करके आओ। और मान लो अगर तुमने भूल से रफ वर्क किसी और क्वेश्चन में कर दिया जो कि तुम अटेम्प्ट नहीं करने वाले, उसको स्ट्राइक करके जरूर आना है, तुम ही उसको डायगनली काट दो और वहां कैंसल लिख दो, कोई टेंशन नहीं। तो लास्ट के 15 मिनट ये सब एक्टिविटी के लिए जरूर रखना। लास्ट तक क्वेश्चन पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा लास्ट के 15 मिनट आप पुराना चेक करके 15-20 नंबर बढ़ा लोगे, वो ज्यादा अच्छा है। तो लास्ट के 15 मिनट इंप्रोवाइजेशन के लिए रखना, मैं भी रखता था, आप भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूल्स फॉर कैंसिलिंग आंसर्स, यूज डायगोनल क्रॉस लाइंस। अगर मान लो तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, प्लानिंग गड़बड़ हो गई, आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है गड़बड़ हो गया, डायगोनली क्रॉस कर दो। अगर नहीं करोगे तो एग्जामिनर जो है 6, मान लो आपने 5 की जगह 6 क्वेश्चन भूल से अटेम्प्ट कर दिए, तो जो सबसे कम नंबर के मार्क्स होंगे वही लिए जाएंगे, जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग वाला वो अपने आप उड़ा दिया जाएगा। और भाई उसको काट के कैंसिल भी अच्छे से लिख देना उसमें। पेज टीयर कभी मत करना, अपनी आंसर बुकलेट का कोई भी पेज नहीं फाड़ना। अगर आपकी काउंटिंग में पेपर कम मिले, बैन, खत्म, वो आपकी आंसर शीट ही कैंसिल हो जाएगी। कहीं पर भी कोई पेपर मत फाड़ देना, लफड़ा हो जाएगा। और जो भी अनयूज स्पेसेस है लास्ट में उसको स्ट्राइक कर देना, जो भी रफ वर्क, जो भी आपने अनयूज स्पेस है, जो भी आंसर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, सबको स्ट्राइक करो, लास्ट में जरूर स्ट्राइक कर देना, ठीक है, ताकि एक मेंटली चेक भी हो गया ना भाई तुमने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। बाकी बेटा सक्सेस इन ईएससी मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू नो। याद रखना, किसी भी एग्जाम के लिए केवल नॉलेज से तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब एंड का टाइम आ गया है, अब आपको अपने नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट करना है। मेंस में अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो यू शुड फोकस मोर ऑन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे अपने नॉलेज का, उतने ज्यादा नंबर। बाकी बेटा हमारा 6th ईयर एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है ऑन ऑल ईएससी एंड गेट बैचेस, जो भी अभी अपनी तैयारी चालू करने वाले हैं, 56% ऑफ है। तो देख लीजिएगा, अगर आपने मन बना लिया है तैयारी चालू करने का तो यू कैन गो एंड चेक आउट द ऑफर। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कोई भी आपको डाउट्स है आप यहाँ पर जाके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और ये हमारे ब्रांच चैनल्स हैं, उनका लिंक है।
तो यहाँ पे सारे QR कोड है अलग अलग ब्रांचेस के, आप देख लीजिएगा प्लीज. सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट, रॉक ऑन.